चलिए, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा लगा पानी गिरते में आए आप लोग, दिल खुशी से लबरेज हो गया। लेकिन इसलिए आए क्योंकि आधे रास्ते निकल चुके थे। घर में गिरता तो नहीं आता है, सब समझता। कुछ लोग मौसम अच्छा हो गया करके आधे रास्ते से दूसरे मोड़ ले लिए होंगे। चलो, कांग्रेस अधिवेशन। कल हमने बात की इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले गठित की गई संस्थाएं, जैसे बंबई में, बंगाल में, मद्रास में मद्रास महाजन सभा, जिसके संस्थापक कौन थे? RAS करके याद क्या था? राघवाचार्य, आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर। बंबई में देखे क्या? पूना सार्वजनिक सभा। और BTF करके देखे थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसके संस्थापक BTF ये थे। क्लियर? बंगाल में बहुत सारा देख लिए, लंदन में भी हो गया, सब हो गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी? इस संस्था के बनने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि जितने भी संस्थाएं थे, कोई जमींदारी की बात कर रहा है, जमींदार लोगों के हितों की बात कर रहा है, जमींदारी एसोसिएशन। कोई बंगाली भाषा को प्रमोट कर रहा है, बंग भाषा प्रकाशक सभा। तो सब अपने अपने राजनीतिक हित को ही भुनाने की कोशिश कर रहे थे। कोई भी नेशनल इशू पे बात नहीं कर रहा था। आपको इनको कुछ और प्रॉब्लम है तो ये अपनी मांग रख रहे हैं, इनको कुछ और प्रॉब्लम है, अपनी मांग। कोई भी नेशनल इश्यूज पे बात कर ही नहीं रहा था। इसीलिए जरूरत थी एक ऐसे संस्था की जो सभी भारतीयों के हित के बारे में सोचे और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करे। ठीक, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करे। जिनका पहला क्लास है, थोड़ा सब्र रख के सुनना, समझ आ जाए। नेशनल इशू पर क्या करे? चर्चा करे। इसी के चलते एक नई संस्था का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज तक अस्तित्व में है। झेल रहे? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। अब INC के बनने के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से 3 जो तत्कालिक कारण है वो क्या क्या? पहला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या किए? प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए। बोले हिंदी या बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी को छोड़ के जिस किसी भाषा में अगर आप पत्रिका छाप रहे हो तो ध्यान से छापना, सिर्फ तारीफ करना है। बोले ठीक है, सिर्फ तारीफ करना है, बुराई वाले हट जाएंगे। ठीक, यूट्यूब कमेंट में तारीफ ही दिखता है कि नहीं दिखता? बाकी सब पे क्या लगा हुआ है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, जैसे कोई उल्टा सीधा लिखा, बैन। ठीक है, इसलिए चांदनी बैन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दूसरा, आर्म्स एक्ट, हथियार नहीं रखने वाला। अंग्रेज देखो, ये भी 1878 में आया, ये भी 1878 में आया। अंग्रेज अपने तरफ से सही सोच रहे थे। अरे कौन सरकार चाहेगा कि मेरी बुराई करे? सबके एंगल से सोच लेना, सिर्फ एक पहलू मत देखना, सब एंगल से सोच लेना। अगर अभी बीजेपी की सरकार है तो चाहेगी कि मेरे खिलाफ तुम लोग बुराई करो? नहीं, वो सबको रास्ते से हटा देती। ठीक, कोई पत्रकार ज्यादा बोल रहा है, उसका जॉब ही छीन लिया, अगले बार दिख ही नहीं रहा, काम ही नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ऐसी हर सरकार करती है, ये भी कर रही थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाई। आर्म्स एक्ट, कोई भी मूड खराब हुआ, थोड़ा बहुत बाताबाती हुआ, बंदूक निकाल रहा है, कट्टा, यूपी बिहार में तो ऐसी चिल्लर में मिल रहे थे, तुरंत ठोक दिए। बोले आर्म्स एक्ट लेके आओ, अब लाइसेंस रखना पड़ेगा और कोई ऐसी खरीदी बिक्री नहीं करेगा, पकड़ाएगा जेल। आर्म्स एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तीसरा, तीसरा जो था, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल, ये 1884 में, 1883 में आया था, 1883 में आया था, लेकिन थोड़ा अमेंडमेंट के साथ 84 में वापस पास किया गया। 50% जूरी वाला कंसेप्ट में बताया था। इल्बर्ट बिल क्या था, कल डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों ऐसे मुद्दे थे जो गर्मा गए और बोले कि नहीं भैया, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन होना चाहिए, एक पॉलिटिकल संस्था होनी चाहिए जो सभी भारतीयों की सभी मांगों को रखे अंग्रेजी सरकार के पास। और इसी के चलते इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस पार्टी जो आज देख रहे हैं, उसकी स्थापना कब हुई पूछा जाए तो 1885 में। कब? 1885 में, 1885, 1885। क्लियर? समझ? मतलब लगभग 150 साल हो गए होंगे। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो कोई इंडियन नहीं है, वो एक रिटायर्ड सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे। जैसे IAS लोग रहते हैं ना रिटायर्ड, वैसे रिटायर्ड थे। A.O. ह्यूम, पूरा नाम था एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, A.O. याद रख लेना। ठीक है, A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम ये रिटायर्ड ऑफिसर थे, सिविल सर्विस वाले रिटायर्ड ऑफिसर थे।
इन्होंने इस संस्था को बनाया और इसी के चलते कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियंस के द्वारा नहीं बनाया गया है, किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, किसी यूरोपियन के द्वारा बनाया गया है। तो इसी में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आने लगी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बढ़ावा क्या अंग्रेजों ने दिया, कि सच में भारतीय इसको अपने हित के लिए एक पार्टी के रूप में आगे बढ़ाए। ठीक, आगे चल के इसके लिए दो थ्योरी जो अभी तक प्रचलित है, दो थ्योरी सामने लाई गई आईएनसी के गठित होने के बाद। एक बोलते हैं सेफ्टी वॉल थ्योरी, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल थ्योरी, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। और एक दूसरा राष्ट्रवादी सिद्धांत, नेशनलिज्म थ्योरी। नेशनलिज्म थ्योरी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठित होने के बाद दो थ्योरी सामने आई, एक सेफ्टी वॉल का सिद्धांत और एक नेशनलिस्ट थ्योरी, राष्ट्रवादी का सिद्धांत। राष्ट्रवादी का सिद्धांत लोग अलग कहते थे और जो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत था वो अलग कहते थे। 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेजी सरकार आई थी, एक भारी विदेशी हुकूमत यहाँ पे राज कर रही थी। अब सोच के देखो, मैं अंग्रेज और आप लोग भारतीय, मैं आपकी किसी भी बात को नहीं मानूं तो बातचीत का रास्ता ही नहीं रह गया ना। आप आ ही रहे हो और नहीं मिलना ही नहीं, ये बात था, ये रिजोल्यूशन पास कर दो, नहीं होगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपस में मिलोगे और ठोकोगे अंग्रेज को, है ना। लेकिन इसी के चलते 1857 का विद्रोह भी हो गया और दोबारा अंग्रेज वैसा विद्रोह अफोर्ड नहीं कर पाती। अगर होता तो फिर वापस बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ता, 1857 में जाना पड़ता। कोई सेंट्रल लीडर था ही नहीं जो नेतृत्व कर सके। ठीक, उसके बहुत सारे कारण है, वो दब गया विद्रोह। लेकिन दोबारा ऐसा होने से पहले ये चाहते थे कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल जाए, जैन लोग 10 लोग हैं, 10 मांगे रखे, ठीक है हम एक मांग पूरी कर लें, बाकी 9 के लिए आश्वासन दे, सांत्वना दे कि ठीक हो जाएगा। तब ठीक, तो क्या होगा, आप 10 मांग को लेकर आओगे एक साथ, आप में गुस्सा होगा, लेकिन मैं बीच का मीडिएटर बोलूँगा ठीक है मैं बात रखता हूँ अंग्रेजी सरकार के पास, क्या क्या 10 मांगे हैं, उसमें से एक मांग जिससे अंग्रेजी सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना था वो मांग पूरी कर लिए, फिर लगेगा ना बाकी 9 मांग भी पूरी हो सकते हैं। एक मांग पूरी हो गई तो आप लोग खुश हो जाओगे, ठीक हम लोग मांग रख रहे हैं, पूरी हो रही है, लेकिन एक ही मांग पूरी हुई। ठीक है, क्लियर। और जितनी भी मांग पूरी होती है मांग भरने के पहले होती है, मांग भरने के बाद कोई मांग पूरी नहीं होती। ठीक सर कैसे मानो, हो गया मैं भर लियो। खैर, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत, इसके प्रबल दावेदार थे कौन, लाला लाजपत राय। लेकिन अभी उस समय नहीं बोले जब फॉर्मेशन हो, 1916 में इनकी किताब थी यंग इंडिया, किताब नहीं पत्रिका थी यंग इंडिया, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, ऐसे बहुत सारे पत्रिका के नाम आएंगे, एक लाला लाजपत राय वाला यंग इंडिया। तो इन्होंने बोला ये प्रेशर कुकर के वॉल के रूप में काम कर रहा है, सेफ्टी वॉल के रूप में काम कर रहा है। सेफ्टी वॉल देखो, जैसे प्रेशर कुकर हो गया, या केमिस्ट्री लैब में अगर कभी घुसे होगे, 9वीं 10वीं में करते थे नहीं प्रैक्टिकल, है ना, तोड़ ताड़ के आ जाते थे, तो उसमें एक सेफ्टी वॉल रखा रहता है नीचे का, भैया कोई मटेरियल ऊपर फूट फाट के बाहर मत आ जाए। प्रेशर कुकर में खाना बनाई होगे, उधर सीटी रहता है नहीं, सीटी सी करते हैं तो आप उसको बजाते हो, अगर नहीं बजाओगे वो प्रेशर कुकर का सेफ्टी वॉल नहीं रहेगा तो फट जाएगा अंदर का जो स्टीम है। बस वैसे ही अचानक से फटे ना, ये गुस्सा फटे ना करके क्या किया, एक सेफ्टी वॉल का सिद्धांत आईएनसी के रूप में प्रस्तुत किए कि ठीक है गुस्सा है, हाँ यहाँ थूक लो, ठंडा कर लो, इधर नहीं थूक। ठीक, क्लियर। तो ये सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया, लाला लाजपत राय ने बोला सेफ्टी वॉल का सिद्धांत, क्लियर। लेकिन इसके समर्थन में आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थन में राष्ट्रवादी थ्योरी के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये बोले कैसा सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कर देते कोई भारतीय, जब बना सकते थे तो क्यों नहीं बनाए फिर तुम ऐसी संस्था। इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि जैसे ही बनाते अंग्रेजी सरकार उसको दबा देती, आपको जेल में डाल देती, निपटा देती, पता नहीं चलता। जब इतनी सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दे रहे हो तो तुम क्यों नहीं बनाए। ये बात कौन बोले, गोपाल कृष्ण गोखले। इसीलिए सामने एक ऐसे व्यक्ति को रखा गया जो गोरा हो, गोरा मतलब काले गोरा वाला नहीं, अंग्रेजी वाला या यूरोपियन वाला, ठीक है। इसलिए मीडिएटर के रूप में किसको रखे, एओ ह्यूम को रखे, क्लियर। अब खैर ये थ्योरी थी, चलते आती थी, जो जैसे बनाया कोई दिक्कत नहीं, बन गया, बस होना था जो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, क्लियर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया 1885 में। इसके ये दो थ्योरी, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया, लाला लाजपत राय, है ना, सब गर्मपंथी लोग यही बोलते थे, और इसके समर्थन में आए गोपाल कृष्ण गोखले। समझ आई बात, दोनों कंसेप्ट देख लिए, दोनों तरीका देख लिए। अब देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना ना,
तो सबसे पहले ध्यान रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना सबसे पहले दिसंबर महीने में, या दिसंबर है कि कौन सा पता नहीं, 1885 में जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, जितने भी पढ़ंतु जो पढ़े के लोग थे, उन लोगों को बुलाया, डॉक्टर, वकील, जो समझदार लोग थे, जर्नलिस्ट, प्रेस वाले, सभी लोगों को बुलाए। बोले पुणे में एक जगह मिलना, मुलाकात करना, और जिन जिन लोग को आना है आ जाना, तो जिसको गरज था वो आए अपने घर घर से, दूर दूर से। क्लियर। लेकिन लास्ट टाइम में पुणे में क्या हो गया, हैजा फैल गया, पुणे में हैजा फैल गया। तो मीटिंग जो हुई वो बॉम्बे में हुई, बॉम्बे मुंबई, गोकुल तेज संस्कृत विद्यालय ऐसे नाम है उसका कॉलेज के, स्कूल का। वहाँ सब मीटिंग हुई, वहाँ दूर दराज से लोग आए और कुछ नियम डिसाइड किए इस संस्था का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। क्या नियम था? तो पहला नियम यही था कि नेशनल इशू पर बात होगी, कोई अपने व्यक्तिगत हित नहीं देखेगा कि मुस्लिम लीग है तो मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए, जमींदारों के लिए, ऐसा नहीं। नेशनल इशू पर बात होगी, पहला नियम तो वही था कि नेशनल इशू, राष्ट्रीय हित पर बात होगी नेशनल इशू पर। दूसरा बोले कि हर साल इसका एक अध्यक्ष चुने जाएंगे, हर साल एक प्रेसिडेंट होगा, अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा उस पार्टी का। सेशन स्टार्ट होने से पहले वोटिंग करके हम किसी अपने बीच से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। तो उस टाइम जब ये बात चली रही थी तो बोले अभी स्टार्ट कर लेते, ठीक है, कर लिए। तो पहला अध्यक्ष जो चुना गया वो था व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, बंगाली दादा। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1885 में बंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो बोले नेशनल इशू पर बात होगी, एक प्रेसिडेंट चुना जाएगा इलेक्शन के जरिए, और हर साल दिसंबर महीने के आसपास, और दिसंबर महीने में लास्ट महीने के 3-4 दिन बचे रहेंगे, तब हम एक सेशन कंडक्ट कराएंगे। हर साल ये सेशन होगा, और जरूरत पड़ा तो बीच बीच में विशेष अधिवेशन भी लेके आएंगे। जो तुमने साल भर थोड़ी नहीं रुके, पूरा बात करने के लिए 1 साल तक वेट करे क्या? नहीं, हर रोज फोन कॉल चले जाता है, ठीक है। तो वैसे ही बोले कि बीच बीच में जरूरत रहा तो विशेष अधिवेशन भी कर लेंगे। क्लियर, समझ आई बात। तो इसी के तहत चलो पहला अधिवेशन हो गया, कहाँ पे हुआ? बंबई में, जिसके अध्यक्ष थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब इतना सिर्फ सुनने कहानी वाला काम था, अब याद करना है, तो याद करा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये कांग्रेस कैसे फॉर्म हुआ समझ आया। 1885 में डफरिन है ना, डफरिन के कार्यकाल में एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। तो इसका डफरिन का कार्यकाल याद रख लेना, 1884 से 1888। अब ये पूछा जाता है भैया कांग्रेस किसके समय में गठित हुआ, किसके कार्यकाल में? तो आंसर है डफरिन। तो डफर से याद कर लेना, ठीक है, डफरिन। तो 1884 से 1888 इसका कार्यकाल था, किसका? डफरिन का। अब ये जितने भी इसके कार्यकलाप थे ना, जितने भी इसके कार्यकलाप थे, सभी डफरिन को मालूम थी, इसी के कार्यकाल में हुआ था, सभी इसको मालूम थी। बनने वाला था, मालूम था, बन गया, मालूम था, सेशन हो रहा है, मीटिंग कर रहे हैं, मालूम था। क्या नहीं मालूम था? कि उन लोग 9 रिजोल्यूशन पास किए। इतने देर तक कुछ नहीं बोला हो, हाँ ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ लगेगा तो मेरे को बताना, ऐसे बोल के गया कौन? डफरिन। लेकिन पहले ही मीटिंग में WC बनर्जी के अध्यक्षता में पहला मीटिंग हुआ, 9 रिजोल्यूशन पास किए। 9 का 9 जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 ठोक बता रहा हूँ मैं, 2 इंपॉर्टेंट था, जो याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। पहला बोले जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, इसका एग्जाम सिर्फ लंदन में होता था, इधर भारत में नहीं होता था। अब अभी ये हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हो रहा है, दुर्ग सेंटर भर गया, रायपुर भर गया, बिलासपुर भर गया, कोरबा भर गया, तो फटाफट आ जा रहे हो। बाजू में पड़ोसी जिले में जाना नहीं चाह रहे हो, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का रास्ता होगा, फटफड़ा रहे हो, नहीं फटफड़ा रहे हो? तो सोचो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम लंदन में होता था। बोले पैसा कमाएंगे करके इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां तक फ्लाइट का टिकट कौन जुगाड़ करे, एरोप्लेन में कौन जाए, जहाज में कौन जाए? तो पैसा नहीं है करके एग्जाम दिला रहे हैं, और कर्जाबाड़ी थोड़ी के, कर्जाबाड़ी करके जाएंगे खेत वेत बेच के, और नहीं निकला तो दिक्कत है। तो बोले इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम साइमल्टेनियसली लंदन में भी हो और इंडिया में भी हो, लंदन में भी हो और इंडिया में, दोनों जगह एग्जाम हो, सिर्फ इंडिया में नहीं। ये मांग रखे थे 9 रिजोल्यूशन में, 1-2 रिजोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। पहला क्या? इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम का लंदन और इंडिया में। और दूसरा बोले कि कोई भी दमनकारी नीति जो नेताओं के ऊपर है या पुराने जो संस्थाओं के ऊपर है, उसको वापस ले लिया जाए। ये सब बात जैसे ही उसको मालूम चली डफरिन को, उसका माथा ठनक गया, बोले कि ये बंद करो इस संस्था को, गलती हो गया जिसको बनने दिया। तुरंत डफरिन ने क्या बोला? ये तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी,
कांग्रेस जो है क्या है, इसको याद रखना, पूछा था माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने बोला, कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने बोला, सूक्ष्म अल्पसंख्यक किसने बोला, सूक्ष्म अल्पसंख्यक किसने बोला, डफरिन ने बोला। जैसे वो रिजोल्यूशन देकर, नोट ऑफ रिजोल्यूशन, तो माथा खराब हुआ, क्या बोला उसको, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। बोले ये 60-70 लोग पूरे भारत को रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, 60-70 लोग मिलके पूरे भारत को रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, क्लियर, ठीक है। क्या बोला, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने बोला, लॉर्ड डफरिन ने। उसके बाद से ये पार्टी के खिलाफ हो गया था, ठीक है, पहले ही 9 रिजोल्यूशन पास हुआ था। एक और इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन ये था कि भैया मिलिट्री एक्सपेंडिचर तुम लोग कम करो, जगह जगह लड़ लेते हो, और पैसा किसका खर्चा होता है, इंडिया का, लोग किसके मरते हैं, इंडिया के, बोले मिलिट्री पे तुम थोड़ा खर्चा कम करना, उस पर बजट कम रखो। ये सब मांगे थी जो किसको पसंद नहीं आई, डफरिन को पसंद नहीं आई, और उसने क्या बोल दिया, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, सूक्ष्म अल्पसंख्यक। बोले इंडिया से पूरे बुलाए थे तो ऐसे ही आए नहीं, मतलब किसी मीटिंग और पार्टी में कब जाते, कुछ खाने वाने मिले करके जाते हैं, आए नहीं, पहुंचे नहीं, इसमें भी लोग 60-70-80 लोग पहुंचे रहे होंगे, 72 लोग। तो बोले 72 लोग कैसे मान लो कि पूरे इंडिया के रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम तो इंडियन पार्टी बोल रहे हो ना, ठीक। तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोला डफरिन ने, याद रखने वाली बात है। अब लाइन से हम लोग कांग्रेस अधिवेशन याद रखेंगे, एक एक अधिवेशन जितना लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट है। था तो बहुत सारा अधिवेशन, 1885 से लेके 1950 तक चल गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं याद करा रहा हूँ, और मेरे साथ साथ आप याद करते चलें। ये क्लास मिस हो गया, सोचोगे घर जाके याद कर लूँगा, नहीं हो पाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो अभी यहीं ध्यान दे के इसको याद कर लो, लाइन से सभी को याद करा रहा हूँ। देखो ये आप इंडिया से बनाओगे ना, 4 कोने अगर आप जान रहे होंगे, इधर पड़ता है बम्बई, इधर क्या है, बॉम्बे बम्बई, इधर कलकत्ता कोलकाता कलकत्ता कलकत्ता, इधर पड़ेगा मद्रास, नीचे साउथ इंडिया तमिलनाडु मद्रास, और ऊपर पड़ेगा इलाहाबाद, यूपी वाला इलाहाबाद, ठीक। 4 क्षेत्र हो गए। सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, बॉम्बे, लेफ्ट देन राइट। दूसरा कहाँ, कलकत्ता, लेफ्ट राइट साउथ नॉर्थ। पहला वाला बॉम्बे, दूसरा वाला कोलकाता, तीसरा वाला मद्रास, चौथा वाला इलाहाबाद, फिर पांचवा वाला बॉम्बे, छठा वाला कोलकाता, सातवां वाला, ये नहीं, यहाँ से क्रम टूट जाता है, छठवा तक याद रखना, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 6 का अधिवेशन याद हो गए। 1885 में बंबई में हुआ पहला अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अध्यक्ष अभी याद करेंगे। फिर 1886 में देखो कलकत्ता में हुआ, ये लेफ्ट राइट, फिर साउथ और नॉर्थ। तो 1887 में मद्रास, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल थे। 1889 में बंबई, फिर एक और छठा वाला इलाहाबाद रहेगा, 90 वाला। तो 85, 86, 87, 88, 89, 90, लाइन से 6 साल का आप याद रख सकते हो, क्लियर, ध्यान रहेगा। लेफ्ट राइट साउथ नॉर्थ, बंबई कोलकाता मद्रास इलाहाबाद, फिर बंबई कोलकाता, वहां तक फिर रोक देना, क्लियर, याद रहेगा। अब देखो सब में खास बात है, सभी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि भैया पहले अध्यक्ष कौन, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब ये नाम से इंडियन लग रहे, बंगाली लग रहे, मतलब इंडियन हो गए, ठीक। 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ये पारसी समुदाय के थे, इधर इंडिया वाले नहीं थे, ठीक है, किसके थे, पारसी समुदाय के, क्लियर, पारसी समुदाय के थे। 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। फिर 1887 में मद्रास में पहले मुस्लिम, नाम से लग रहा बदरुद्दीन तैयबजी, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। ये इसलिए था कि भैया सब आप रिप्रेजेंट कर लो, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोल दिया ना, बोले ऐसा नहीं है, इंडियन भारतीय लोगों को कौन, हिंदू लोगों को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चलो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगली बार बोले कि इससे बाहर के भी किसी, हालांकि दादा भाई नौरोजी जो थे कट्टर नेता थे, मतलब धाकड़ नेता था, कट्टर नहीं बोले, धाकड़ नेता थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को मौका मिला, बदरुद्दीन तैयबजी को भी लेके आ गया ताकि मुसलमान भी आकर्षित हो जाए, अच्छा मुसलमान लीडर बन गया, मुसलमान अध्यक्ष है, ठीक, हम भी ज्वाइन करेंगे, बदरुद्दीन तैयबजी। फिर इतना हो गया, और क्या बच गया था, जॉर्ज यूल, प्यूल नहीं है, यूल है, ठीक है, जॉर्ज यूल, अंग्रेजी में से है यूल, तो इसको यूले यूले पढ़ता था, बाद में जब हिंदी वाला वर्जन देखा यूल है, ठीक है। तो बाद में फिर यूरोपियन को भी मौका दे दिए, ताकि सब के सभी लोग, अब ये ईसाई हो गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कौर हो गए, सिख छोड़ के, है ना। तो इलाहाबाद में अध्यक्षता किसने की, जॉर्ज यूल ने की।
इंपॉर्टेंट है ये देखो, पहला बंगाली हिंदू, फिर फारसी, मुस्लिम, यूरोपियन, यूरोपियन काउंट करना उसको, यूरोपियन में दादा भाई नौरोजी मत लेना, वो नहीं आता है ना, क्लियर। तो याद रहेगा 1885 में बम्बई में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में कलकत्ता में हुआ जिसके अध्यक्ष कौन, दादा भाई नौरोजी। और 87 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। 88 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल। ये यूरोपियन, ये मुस्लिम, ये पारसी, हिंदू, ठीक है, ये चारों के चारों याद रहेंगे। फिर बाकी का अध्यक्ष याद नहीं रखना, बस नॉर्मल इसको पढ़ लेना। ये देखो बम्बई और कलकत्ता वाला वापस है ना। अच्छा, दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो देख लो, दादा भाई नौरोजी जो थे 3 बार अध्यक्षता की है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार की, ये पूछा जा चुका है, 3 बार, उसको याद रख लेना। अभी भले थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन ध्यान दो और घर में जाके उसको 2-3 बार रीड मारना, याद हो जाएगा, आधा काम आसान हो जाएगा। इसी के इर्द गिर्द हमको घूमना है शुरू से लेकर आखिरी तक। 1886 में कलकत्ता में अभी पढ़े, 85 में पहला अधिवेशन था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता था, ठीक है। और ऐसे याद नहीं आए क्योंकि आप लाइन से जमाओगे तो याद रहेगा, डायरेक्ट दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षता पूछेंगे ना तो याद नहीं आता। तो दादा, बंगाली लोग को दादा बोलते ही नहीं, बड़े भाई दादा हो गए, इधर पापा पापा दादा हो गए, उधर भाई दादा हो गए। तो दादा कलकत्ता बंगाली, नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ, समझ गए ना, कलकत्ता बंगाली दादा। तो दादा भाई नौरोजी कलकत्ता कलकत्ता में किए, एक तो 1886 वाले में और एक जस्ट 1906 वाले में, 20 साल बाद। 1886 1906 दोनों कलकत्ता कलकत्ता में हुआ है दादा, दादा भाई नौरोजी। और 1893 में लाहौर में भी किए, ठीक है। तो दादा लोहा भी ले लिए, नहीं लिए, क्या लिए, लोहा। तो कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता, 1886 1906, ये 2 कलकत्ता है, कोलकाता, और 1893 लाहौर में, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, सबको मैं लाइन से पढ़ाते चल रहा हूँ, याद करना। अभी तक पूछूंगा ना, ध्यान से सुनना, पूछूंगा सब ध्यान दे। 1885 वाला पहला, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। दूसरा दादा भाई नौरोजी 1886 वाला, ये कलकत्ता में हुआ, बम्बई कलकत्ता। फिर मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, और इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, ठीक है। वैसे भी इलाहाबाद ल यूल ल ऐसे आ रहा है तो डायरेक्ट याद आ जाता है। यूल ने कहाँ पे अध्यक्षता की थी, इलाहाबाद में, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा, तो मद्रास में। तो बद्दुआ बदरुद्दीन ऐसे टाइप का लगता है, और मद्रास फिर कैसे याद किया, छोड़ दो, ठीक है। फिर एक बम्बई और कलकत्ता 5 और 6 ये भी था, बट ठीक, उसके कौन अध्यक्षता थे याद नहीं रखना। फिर दादा भाई नौरोजी का जिक्र हुआ तो दादा भाई नौरोजी का डायरेक्ट 3 ठोक याद कर लें। वैसे जवाहरलाल नेहरू भी 3 जगह अध्यक्षता की थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी, सॉरी बदरुद्दीन, दादा भाई नौरोजी एक 1886 है, और 20 साल का गैप है, 1906 में एक और है, और 1893 में लाहौर में भी, है ना। और देखो 1896 में, 1896 और 1911 ये दोनों अधिवेशन कोलकाता में हुआ। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक वंदे मातरम गाया गया, एक में वंदे मातरम गाया गया है, और एक में जनगण मन गाया गया है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोनों कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ, दोनों कहाँ, कोलकाता। जनगण मन वाला भी कोलकाता और वंदे मातरम भी कोलकाता। एक 1896 में हुआ, एक 1911 में हुआ। तो 1896 में कोलकाता, इसके अध्यक्ष थे कौन, रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी। आमतौर पे वंदे मातरम एक डिस्प्यूटेड सॉन्ग हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसको रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्ष में गाया गया, ठीक, ऐसे लेट कर सकते हो। सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था 1896 कोलकाता, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। और 1911 में कोलकाता में बिशन नारायण धर, पूरा नाम है बिशन नारायण धर, ठीक है, इसकी अध्यक्षता में जनगण मन गाया गया था 1911 में, ठीक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वंदे मातरम, तो भी वंदे मातरम कई मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं मानते कि नहीं गाएंगे, है ना, तो वहां से डायरेक्ट याद कर सकते हो। बट उसके अध्यक्षता कौन थे, मुस्लिम थे, तो रहमतुल्लाह सयानी, ऐसे याद कर लिया हूँ। और इसको जनगण मन, तो मैं कई प्रेयर स्किप करता था, तो लेट, आप लोगों का जैसे आदत था लेट आने का, ठीक है, स्कूल कभी टाइम पे पहुंचे नहीं, पूरा प्रेयर होने के बाद पहुंचते थे, और पहुंच भी गए तो स्किप कर देते, दूसरे टिफिन चुरा चुरा खाते थे उस टाइम, ठीक है। तो धरा जाते थे, ऐसे रखना, धरा जाने से धर, जनगण मन, वो वाला नहीं जो सोच के हंस रहे हो, ठीक है। 1905 में बनारस, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। किसके लीडर थे, किसके नेता थे, गुरु थे, महात्मा गांधी के, है ना। 1905 में इनको मौका मिला बनारस में। तो इतना याद हुआ। दादा भाई नौरोजी 3 जगह कहाँ का बताओ मैडम, दादा भाई नौरोजी, हाँ कहाँ कहाँ पे, 2 कलकत्ता,
लाहौर, ठीक है, दादा लोहा लिए और दादा बंगाली दादा कलकत्ता, तो इसको याद रखना, ठीक है। जनगण मन वाला कहाँ था? कलकत्ता में था, बहुत बढ़िया। और वंदे मातरम वाला पक्का, ठीक है। ईयर? सही बोल रहे हो। एक 1893 96 है और एक 1911, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान इधर ही है, मतलब इतना याद हो गया तो आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक ही ठोक में खत्म करूंगा इसको मैं, है ना। फिर क्या धीरे धीरे इसी पे ही चर्चा करेंगे ना, एक एक ठोक में चर्चा करेंगे, 1905 वाले में, 6 वाले में, 7 वाले में सूरत अधिवेशन में क्या हुआ। तो जब विशेष रूप से चर्चा करेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। शुरुआत ये प्रैक्टिस मैच है, समझ लो, ठीक है। 5 6 7 8, ये लाइन से इसको याद करा रहा हूँ, 5 6 7 8। 5 वाले में बनारस में हुआ 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इसके लीडर थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस में हुआ, इसको याद रखना। किसके गुरु हैं? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। फिर 1906 में कलकत्ता भी पढ़े थे दादा भाई नौरोजी। 1907, 7 से सूरत, और सूरत किसी का रास नहीं आता, किसी का भाज आता है, किसी का रास नहीं आता, तो रास नहीं आने से रास बिहारी घोष, ठीक है क्या, रास बिहारी घोष। और 1908 में मद्रास में भी यही हुआ, रास बिहारी घोष। 1905 का बनारस, 6 का कलकत्ता, 1907 का सूरत और 1908 का मद्रास। अब थोड़ी सी घटना बता देता हूँ बस इसको याद रखना कराने के लिए, बाकी डीप पे और चर्चा करेंगे जब वो आएगा। 1905 में एक बहुत प्रसिद्ध घटना हुई, बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन, ठीक है, ये बंगाल स्प्लिट। इसमें क्या किए, बंगाल मतलब आज का पश्चिम बंगाल नहीं, आज का बंगाल पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का बिहार, आज का उड़ीसा, झारखंड का थोड़ा सा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा क्षेत्र, इतना बंगाल था, ठीक है। अब इस समय अंग्रेजों के वाइसराय कौन थे? करजन। अब बोले सर वाइसराय क्या, ऐसे समझ लेना जैसे मोदी हैं अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे ही इंग्लैंड को रिप्रेजेंट ये कर रहा था कौन? करजन, उधर का प्राइम मिनिस्टर था मतलब, तो करजन था। ये बोले धीरे 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 ये संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, हमारी नीतियों के खिलाफ जान रहे हैं, विरोध करना चालू कर रहे हैं, फिर कैसे बांटा जाए। तो इसको हिंदू मुस्लिम वाला ख्याल आया कि एक बार हिंदू मुस्लिम एकता हो रहे हैं ना, 1897 में भी हिंदू मुस्लिम एकता दिखी, ये बोले हिंदू मुस्लिम एकता फिर बढ़ रही है, और खास करके बंगाली लोग, पहले जो भी हुआ समाज सुधार कहाँ से चालू हुआ? बंगाली लोग, बंगाल तरफ से, उन लोग पहले जागरूक हो गए, बोले बंगाली लोग को बांटा जाए। तो कैसे बांटे? ये पूरा का पूरा बंगाल, इसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिए। पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल इधर वाला हमारा वेस्ट बंगाल, और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश। तो हिंदू मुस्लिम बढ़ गए, ठीक है। तो ऐसी बंटवारा कर देने से लड़ाई झगड़ा, आज अगर पाकिस्तान इंडिया का पार्ट होता तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बढ़िया, वहाँ से आप उधर जाते, इधर से आते, सब चलता, आना जाना लगे रहता है। लेकिन अभी आना जाना लगे रहता है क्या? नहीं, गाली बकते, उधर के इधर को, इधर वाले उधर को। चले यार, अगर ये नहीं बढ़ता, बंटवारा नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है। बंटवारे से एक अलग भावना आती है कि तुम अलग हम अलग, है ना। वैसे यहाँ पे भी बंटवारा हो गया, हिंदू मुस्लिम ये कर दिए, और हिंदू में भी बंगाली हिंदू और दूसरे हिंदू को अलग कर दिए। बंगाली बोलने वाले, क्योंकि उनको अपने भाषा से प्रेम था, बंगाली बोलते थे, तो बंगाली हिंदू और बाकी हिंदू को भी अलग कर दिए, ठीक है। ये किसकी नीति थी? लॉर्ड कर्जन की नीति थी, इसी को ही बंगाल विभाजन बोला जाता है। अब जैसी बंगाल विभाजन हुआ, इसके खिलाफ एक आंदोलन चला जिसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, 1905 में ही चालू हुआ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। बाकी जो नेता थे उन लोग भी गरमा गए, बोले नहीं अब इनको जवाब देना पड़ेगा, और सीधे इसके बैकबोन में चोट पहुंचाया जाए। अंग्रेजों का बैकबोन क्या था? पैसा, व्यापार, पैसे के लिए आए थे, व्यापार ही करते थे, इंडिया एक मार्केट रूप में मौजूद थी। बोले कि एक बार इसके कमर में चोट करें तो अंग्रेज धाराशाही हो जाएगी, अंग्रेजी सरकार गिर जाएगी और वापस चले जाएगी। तो मेन इनका बिजनेस क्या था? व्यापारी था, समझ लो व्यापारी बिजनेस, यहीं से पैसा आता था। तो बोले जितने भी विदेशी वस्तुएं हैं उसका हम बहिष्कार करेंगे, कोई बाहर से सामान लेंगे नहीं, कोई दूसरा कपड़ा है लेंगे नहीं, धोती पहन के घूम देंगे हर जगह, कोई दूसरा मोबाइल वगैरह व्हाट्सएप वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, उस समय नहीं था। लेकिन जो भी विदेशी वस्तु थे सभी का बहिष्कार करेंगे, और उसके जब बहिष्कार कर देते पहने क्या, उनका कपड़ा नहीं पहनते, पहने क्या ऐसी घूमे? नहीं। तो बोले कि रेडीमेड हमारा जो इंडियन वस्तु होगा, स्वदेशी वस्तु होगा, उसको पहनेंगे, स्वदेशी वस्तुओं को यूज़ करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, ठीक। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चालू हुआ, क्लियर। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चालू हुआ, ये भी 1905 में हो गया। लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेता लोग को, खास करके नरमपंथी नेता लोग, दो गुट था, एक नरमपंथी एक गर्मपंथी, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। तो जो नरम दल के नेता थे उनको ये खास रास नहीं आया, बट मजबूरी थी, ये फल फूल रहा था, और इस टाइम अगर कोई बोल देता कि नहीं नहीं नहीं
इसको रोको इसको रोको, तो दिक्कत हो जाता। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक नरमपंथी नेता थे, बट ठीक है, इतना गरमाया हुआ था मामला, इसको पास कर दिए, ठीक है। 1906 में मामला बिगड़ गया, और बाकी लोग ये चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है ये बंगाल से उठ के बाकी भारत में भी पहुंचे। गरम दल के नेता ये चाहते थे कि ये आंदोलन हर जगह फैले, क्योंकि अच्छा खासा सक्सेसफुल हो गया था, चल रहा था बढ़िया। और गर्म पंथियों का मानना था कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो 1-2 साल में इंडिया से बाहर चले जाएंगे, और चले भी जाते। लेकिन कई कांग्रेस नेता उसका सपोर्ट नहीं किए, बोले इतने साल से हम अंग्रेजों के साथ अच्छा संबंध बनाए हैं, ऐसे विद्रोह करेंगे तो भैया संबंध खराब हो जाएगा। तो नहीं हुआ, बात नहीं बना, और 1906 में मामला बिगड़ गया कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच, ठीक है। अध्यक्षता पद को भी लड़ाई झगड़ा हुआ कि इसके अध्यक्ष एक गरम दल के नेता बनेंगे, नरम दल वाले बोले कि नरम दल के बनेंगे, और दोनों में ये लड़ाई छिड़ने लग गया। विभाजन तो उसी समय हो जाता, लेकिन सामने आ गए कौन, दादा भाई नौरोजी, ये झगड़ा करने लगे, ये झगड़ा करने लगे। दादा भाई नौरोजी जो जिसको सभी मानते थे, वृद्ध व्यक्ति रहते हैं जिसका सम्मान करते, भले नरम दल के थे, तो वो खड़ा हुआ, तुम भी बैठो तुम भी बैठो, दोनों को बैठा दिए, ठीक है। लेकिन ये वाद विवाद फिर अगले साल बढ़ा, फिर दादा भाई नौरोजी खड़े हुए, तुम भी बैठो तुम भी बैठो, अब दोनों बोले तुम बैठो, निस्सेकता ही बोले, ठीक है। तो 1907 में वाद विवाद नहीं हुआ, एक्चुअली में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बाता बाती कोई एक ठोकर जूता निकाल के फेंक के मार दिया, जो एक गर्मपंथी वाले के लग गया। फिर वैसे ही गर्म मिजाज के लोग थे, तो सब जूता चप्पल इधर फाइटिंग चालू हो गया, ठीक है। पुलिस बुलाना पड़ गया, गर्मपंथी वाले को भगा दिए और वहाँ से निष्कासित कर दिए, बोले तुम अलग ही हो जाओ। तो 1907 में 7 से 7 सूरत, 7 से 7 सूरत रास नहीं है, रास बिहारी घोष, तो उसी को लेकर वाद विवाद चल रहा था, जो आगे बढ़ गया, डिटेल में और भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सूरत, और 1908 में भी सेम मद्रास में हुआ, अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष, क्लियर, ध्यान रहेगा इतनी बातें। चलो इतना 1 मिनट दे रहा हूँ, ये बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीज़ें इसको याद करिए 1 मिनट में। सभी कांग्रेस सेशन आज ही खत्म करेंगे। आ गए, ओके। ठीक है, इसको भी देख लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, बताते चल रहा हूँ, और फिर उसको याद रख लेना, 8-10 ठोक और है। 1915 में बम्बई में अधिवेशन, देखो हर अधिवेशन को याद रखना, किताब में 10 ठोक दे दिया है, जो काम का उसको याद करा रहा हूँ। 1915 में बम्बई में अधिवेशन हुआ, इसको क्यों याद रखना जरूरी है, इसके अध्यक्ष कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। ऐसे वॉइसरॉय, अंग्रेजी गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, वेलिंगटन किस अधिवेशन में भाग लिया, 1915 के बम्बई वाले अधिवेशन में। हालांकि उस समय वॉइसरॉय नहीं थे, लेकिन पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, AC मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। कहीं जगह नाम मजूमदार रहता है, कहीं मजमूआदार लिखा रहता है, दोनों एक ही है, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार पूरा नाम था, AC मजूमदार। इसमें क्या हुआ, 1916 में, 16 में सुलह हो गया, 16 में क्या हो गया, सुलह। तो ऐसे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 16, 7 से 16, किसके किसके बीच सुलह हो गया, एक तो नरम दल और गरम दल के बीच जो साथ में कलह हो गया था, इधर क्या हो गया, सुलह हो गया, ठीक है। और
बीच में इंडियन मुस्लिम लीग एक अलग संस्था के रूप में बन गई थी 1906 से, इंडियन मुस्लिम लीग, जो केवल मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो एक तो हिंदू और मुस्लिम मिल गए, समझ लो, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग मिल गई, और नरम दल और गरम दल मिल गए, सुलह हो गया 1916, ठीक है, लखनऊ में। अब सुलह हो गया तो मजा आ जाएगा, मजूमदार, ठीक है, याद रहे। फिर 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष, क्योंकि इधर मिलाने का काम एनी बेसेंट की, इतने देर से कोई दूसरे लीडर जा रहे थे, जेंट्स लीडर जा रहे थे, कोई नहीं मान रहा था, अरे मिल जाओ मिल जाओ, एक बार एनी बेसेंट को भेजे, तुरंत मामला बन गया, बन जाता कि नहीं, बन गया, ठीक है नहीं, अरे आ जाओ, अरे ठीक है आप बोले और हम ना, ऐसा हो सकता है क्या, ठीक, तैयार हो गए लखनऊ में मुलाकात करने के लिए, ठीक है, एनी बेसेंट। और एक्चुअल में एनी बेसेंट बहुत प्रसिद्ध, क्या नेता क्या बोलेंगे, नीति थी, बहुत प्रसिद्ध नेत्री थी, ठीक है, तो बहुत प्रसिद्ध क्या थी, नीति, ठीक। होम रूल लीग आंदोलन चालू किया था, एक नया कंसेप्ट लेके आए थे कि भैया होम रूल, खुद का शासन होगा, डोमिनेट स्टेट्स का दर्जा मांग कर रहे थे, पढ़ेंगे डिटेल में, एनी बेसेंट। और इनका संस्था इतना पावरफुल था, 1916 में इन्होंने अपना दमखम दिखाया, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, कि अगले साल का अध्यक्षता बोले कि मैडम आप कर लीजिए, ठीक, तो ज़्यादा लोग आएंगे, अभी आते नहीं है, बुला बुला के थक गए, आते नहीं, बोले अगले बार करना, तो ऐसे आए भी है ना। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट, ठीक है, तो अब महिला अध्यक्षता कर रही है, थोड़ा खतरा है, खतरा, ठीक, महिला गाड़ी चलाती है, खतरा रहता है ठीक, 1917 में खतरा, 17 खतरा रखना, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बोला, भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं बोला, तो भारतीय महिला अध्यक्ष वाली कहाँ थी, सरोजनी नायडू, कहाँ का, तो कानपुर का, ये कलकत्ता वाली है, ये कानपुर वाला है, सरोजनी नायडू, ठीक है, महिला कानपुर, ठीक है, नहीं समझे, कोई दिक्कत, ठीक, ज़्यादा खुल के नहीं हो सकता, पहला 4 रो महिलाओं वाला ही है, ठीक है, नाराज हो जाती हैं, ठीक है, तो याद रखना कानपुर, 1925 कानपुर, और वो कलकत्ता, एनी बेसेंट कलकत्ता, सरोजनी नहीं, क्या डिफरेंस है, अरे ये पहली महिला थी लेकिन भारतीय नहीं थी, ये पहली भारतीय महिला थी, समझ आई बात, ठीक। तो 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। फिर 1918 में विशेष अधिवेशन वाला बम्बई में हुआ, हसन इमाम, ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया, फिर 2 बार नरम दल गरम दल नहीं है, अलग फिर हो बोला। 1920 में नागपुर में सीवी राघवाचारी, इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ, इसको याद रखते चलना। 1920 का विशेष अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ, लाला लाजपत राय, और इंपॉर्टेंट है, एकमात्र गरम दल के नेता जिनको अध्यक्षता करने का मौका मिला, और वो भी विशेष अधिवेशन में, नॉर्मल वाले अधिवेशन में नहीं। 1924, इसको याद रखिएगा, 1920 वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये 24 वाला भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता एक ही बार की है, 1924 में, तो उसको ऐसे याद रख सकते हो, अभी बता के चल रहा हूँ, घर में उसी को बार 2-3 बार बोल के दोहरा के याद कर लेना। महात्मा गांधी 24 घंटा काम करते रहते थे, है कि नहीं, देखे हो, हाँ, तो कहे और, लेकिन करते थे, ठीक है, मैं देखा हूँ। तो 1924 में तो 24 घंटे काम करते रहते, तो महात्मा गांधी कब है, 1924 वाला। और गाँव को ज़्यादा प्रमोट करते थे कि नहीं, पंचायती राज उन्हीं देन है ना। तो 1924 बेलगांव कर्नाटक, या बेलग्राम कर्नाटक में, ठीक है, बेलगांव या बेलग्राम कर्नाटक, ध्यान रहेगा, क्लियर। तो अगर सवाल पूछा जाए कि गांव में आयोजित पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, पूछा जाए तो गलत, बेलगांव नाम में बस गांव है, लेकिन शहर था ये, फुल्ली डेवलप्ड, ठीक है। तो पहला गांव वाला कौन था, फैजपुर था, ठीक है, नाम में बस गांव है लेकिन गांव वाला नहीं। 1925 में कानपुर, ये सरोजनी नायडू बता दिया। 27 में मद्रास में एम ए अंसारी हुआ, ओके। 1929 इंपॉर्टेंट है, लाहौर में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। इसे जस्ट एक साल पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू, इसके बाबू मोतीलाल नेहरू 1928 में किए थे। थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, अभी भले एक साथ हो जा रहा होगा, विशेष रूप से चर्चा करेंगे ना तो सब समझ आएगा, पर ठीक है, आज ये टॉपिक इसको याद कराना, डायरेक्ट बता दूंगा तो याद होगा नहीं, थोड़ी सी कहानी बताऊँ। 1927 में 7 से साइमन कमीशन, एक साइमन कमीशन आया था, अगर 9वीं 10वीं क्लास का हिस्ट्री पढ़े होगे तो याद आ रहा होगा, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा, साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन का इन लोग विरोध कर रहे थे, कांग्रेस लोग विरोध कर रहे थे, क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन भारतीयों के लिए नियम कानून बनाने के लिए आई थी, और उसमें एक भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे, 7 से 27, 7 से साइमन, 7 से 7 मेंबर थे, ठीक, और सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे, भारतीय कोई भी नहीं था, तो इसका विरोध कर रहे थे। इतना विरोध किए, साइमन कमीशन को काम करने नहीं दिए, तुम लोग का मूड खराब हुआ, इतनी समझ है तुमको राजनीति की, ठीक, खुद का संविधान बना लो, बनाओ। तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट किए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 1928 में, जिसमें डोमिनियन स्टेटस का मांग रखे थे, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगे थे, एक छोटा मोटा संविधान टाइप का ही बनाए थे, समझ लो, नियम कानून, है ना। तो नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी, मोतीलाल नेहरू ने, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 1929 से अस्तित्व में, बोले ठीक है मेरी उम्र हो गई, अब तुम संभालो,
ठीक। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। और जस्ट उसके बाद 1929 में लाहौर में अध्यक्षता किया उसके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग रखा, बोला कि तुम डोमिनियन स्टेटस का अगर दर्जा नहीं देते 1 साल के अंतर्गत तो हम अगली बार से पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखेंगे, मतलब पूरी आज़ादी, कोई डोमिनियन स्टेटस का बात नहीं होगा, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में रखी गई? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। और अगले महीने से मतलब 26 जनवरी को इन लोगों ने झंडा भी फहराया, ठीक है। एक आज़ादी का प्रतीक था। लेकिन 1930 हो गया था, दिसंबर में लगता था इन लोग का सेशन, ठीक। 1931, और इसीलिए देखो कांग्रेस का यहाँ भारत का संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, लेकिन 2 महीने इंतजार किए, दिसंबर जनवरी 26 जनवरी, ताकि उसको यादगार बनाया जाए गणतंत्र दिवस के रूप में, 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए। 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों की मांग, याद कर लेना। 37 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू किए और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। 1938 और 39 हरिपुरा और त्रिपुरा, ये सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों याद रखिएगा, 1938 और 39। 1939 में और 38 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए थे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा और महात्मा गांधी की विचारधारा, इसमें कोई मेल नहीं खाती थी। महात्मा गांधी की विचारधारा था कि नहीं भैया, जो है प्यार से मांगे, अहिंसा का आंदोलन करें। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ऐसे नहीं, आज़ादी, इतने भारी किताब पढ़ लिए थे, एकदम टॉपर थे समझ लो, है ना। ICS में 4th रैंक थे, इंडियन सिविल सर्विस में 4th रैंक थे, लेकिन जॉब को छोड़ के आ गए, ठीक। ये बोले कि भैया ये इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा ना तो भारतीय है ना तो सिविल है, और सेवा तो है ही नहीं, है ना। तो अपने बड़े भाई की चिट्ठी लेके, अपनी मम्मी की चिट्ठी लेके, अपने पिताजी की चिट्ठी लेके कि मैं भैया ये जॉब नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा। तो पिताजी बके, तो उधर प्यार वार के चक्कर में पड़ गया, हमें मालूम है। शादी भी किए ना, विदेशी शादी किए थे। लेकिन उसकी माता बोली कि बेटा तेरे को जैसा करना है करना, कूद मत जाना बस, है ना, टेंशन में आकर डिप्रेशन में आकर नहीं भैया। तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और इधर राजनीति में आए थे, OP चौधरी जैसे, ठीक। तो सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा मेल नहीं खाती थी किससे? महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी और इनमें थोड़ा अनबन था समझ लो। लेकिन ये जो नई विचारधारा ये लेके आया कि लड़ लेंगे, छीन लेंगे, ये सबसे लोग बहुत प्रभावित हुए। और इनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि 1938 हरिपुरा अधिवेशन में इनको अध्यक्ष चुना गया। 1939 में फिर से बोले कि फिर से मैं अध्यक्षता करूंगा। अब महात्मा गांधी का मूड खराब हो गया, जो नहीं होता था आमतौर पे, अब हो गया। बोले पिछले बार कर ली, हर बार, मैं खुद एक बार किया 1924 में, उसका नहीं किया, तुम 2 बार करोगे। बोले चुनाव होता है ना, सेशन मीटिंग बैठने से पहले चुनाव होता है, चुनाव करवा लो। महात्मा गांधी भी अड़ गए, ठीक है अब इतना ही देखते हैं किसमें कितना दम है। तो महात्मा गांधी अपने तरफ से एक व्यक्ति को लेके आए, पट्टाभी सीतारमैया लीडर थे वो भी कांग्रेस के, उसको लेके आ गए। और इधर सुभाष चंद्र बोस खुद को लेके आ गए। दोनों में वोटिंग हुआ और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब महात्मा गांधी चिढ़ गए और एक स्टेटमेंट बोल के चले गए कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, बाहर निकल गए। अब सुभाष चंद्र बोस को ना काम करने देते, इतनी अलग अलग समिति बनी रहती थी उसके अंदर, कोई काम करने देता था, हर बिल में नो नो नो। तो सुभाष चंद्र बोस का मूड खराब हुआ, वो लोग छोड़ के चले गए, ठीक है। त्रिपुरा अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, बट फिर बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे देने के बाद राजेंद्र प्रसाद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम किया, राजेंद्र प्रसाद, है ना। फिर 1940 में रामगढ़, नाम में राम है लेकिन इधर अपोजिट नाम ऐसे याद रख लेना, अब्दुल कलाम आज़ाद, अबुल है, अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद सुने ना, हाँ वाला नहीं है, ठीक है। ये है कौन? अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन मैं पढ़ता था तो बहुत समय तक ऐसे मालूम लगा कि वही वाले होंगे करके। 1940 से 46 तक ये अधिवेशन रहे। सबसे लंबा अध्यक्षता किसने की पूछने से? अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन ये बस बने हुए थे। 1940 में रामगढ़ में हो गए, प्रेसिडेंट चुना गए। 1941 में चेंज होते, लेकिन क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1939 में। 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। उस समय कोई कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, सब दूसरे आंदोलन में व्यस्त थे, भारत छोड़ो, दुनिया छोड़ो, धरती छोड़ो, सब तो अलग अलग आंदोलन में व्यस्त थे। तो 1946 तक कोई अधिवेशन नहीं होता, लंबे समय के लिए हो गए, 5-6 साल के लिए, ठीक। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी, और आज़ादी के समय भी यही अध्यक्ष थे, ठीक। ये क्वेश्चन मेरे में पूछा गया था ना, गलत कर दिया था। 1947 में आई थिंक राजेंद्र प्रसाद, अगर गलत नहीं होगा तो देख लेंगे, बाद में चेक कर लेना। आचार्य JB कृपलानी को मैंने टिक नहीं मारा, उस टाइम क्लिक नहीं किया, फिर बाद में दिमाग ध्यान आया, अरे 1946 में बने, 46 से 47 हुआ होगा, ये दिसंबर 1946, और अगले बार कोई और चेंज होंगे, दिसंबर 1947, शायद राजेंद्र प्रसाद।
लेकिन आज़ादी के समय वो नहीं थे, क्यों? अरे 46 से 47 के बीच में तो अगस्त पड़ गया नहीं जी, अगस्त 1947। और नहीं समझ आएगा तो आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। और 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक, नासिक, एक तरफ नास्तिक और एक तरफ आस्तिक, नास्तिक नासिक, आस्तिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसे याद रख सकते हो। ये पूरे के पूरे क्या थे? कांग्रेस अधिवेशन, सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशन। हो सकता है कुछ ऊपर से गया होगा, भरपूर प्रयास किया हूँ याद करो, याद हो जाए आप लोगों को। लेकिन एक बार घर में प्रयास करके आएंगे तो ये याद होगा। थोड़ी बहुत कहानी भी बताया और इसी के इर्द गिर्द अब पूरे राष्ट्रीय आंदोलन घूमेगा, ठीक है। लेकिन कल आओगे ना तो इसको याद करके आना, ये सारे में थोड़े से समझने का भी है और रटने वाला भी है, लेकिन ये सबको आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। चलिए 5 मिनट दे रहा हूँ, तुरंत याद कर लो।